अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन और मेरे साथ फयाज रामे एडवोकेट साहब मौजूद हैं। फयाज रामे साहब लाहौर हाई कोर्ट में जब शेर अफजल साहब जो कि नायब सदर हैं पीटीआई के, जब उनको गिरफ्तार किया गया तो उससे पहले वो पूरे इवेंट में फयाज रामे साहब उनके साथ थे। ये आईनी शाहिद है, इनके सामने ही सारी वारदात हुई और उसके बाद फिर जो सूरत हाल पैदा हो चुकी है कि पुलिस का दाखिला बंद कर दिया गया है लाहौर की अदालतों में। मुकम्मल तौर पर पुलिस के किसी भी जवान को, किसी भी अफसर को, एहलकार को अदालतों में जो अल्टीमेटम दिया गया कि जब तक शेर अफजल मरवत को रिहा नहीं किया जाता तब तक कोई भी पुलिस एहलकार अदालत के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। रामे साहब, आपको जहमत इसलिए दी कि चूंकि खुद आप देख रहे थे लाहौर में, आपको पता है जो कुछ हुआ उसके बाद फिर टीवी चैनल्स के ऊपर, सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा आवाज उठाई गई। लेकिन खास तौर पर जो तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है वो तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है लाहौर के वकला को, कि जब वो लाहौर में आए, पंजाब में आए, तो उनको जो है वो यहाँ से गिरफ्तार भी कर लिया गया और गिरबान पकड़ के घसीट के पुलिस यहाँ से ले गई और वकला के सामने उठा के ले गई। अगर उसकी निस्बत वो केपी में थे, पुलिस ने लाख कोशिश की उनको रोकने की, गिरफ्तार करने की, लेकिन वो वहां कामयाब नहीं हो सकी। तो सबसे पहले तो आप आपसे ये भी जानेंगे, लेकिन जो इस्लामाबाद में लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जो समाअत हुई है और जो दरखास्त गुजार है उमैर नियाजी साहब, उनको तौहीन अदालत की कार्रवाई करने का नोटिस भी जारी किया गया है और लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को मुअत्तल करने के साथ साथ लाहौर हाई कोर्ट को कार्रवाई मजीद जारी रखने से भी रोक दिया गया है। सर, उस पर अपनी जो लीगल ओपिनियन है दीजिएगा, उसके बाद फिर मजीद बात करेंगे शेर अफजल की गिरफ्तारी के ऊपर। जी, बहुत शुक्रिया शाहिद भाई आपका। देखें, सबसे पहले जो लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला किया था वो इस चीज़ का उमैर नियाज़ी साहब की जानिब से एतराज़ उठाया गया था कि ये जो जनरल इलेक्शन 8 फरवरी को होने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक, लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन को स्टे नहीं किया। उन्होंने सिर्फ जो आरओ का इशू चल रहा था कि वो डीसी, डिप्टी कमिश्नर जो होंगे वो होंगे। इससे पहले आपने देखा कि वो जुडिशियल ऑफिसर होते हैं, वो उसमें करवाते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर वगैरह और ये सारा। जब उन्होंने कहा कि इस बार इलेक्शन कमीशन ने ब्यूरोक्रेसी के ये ज़िम्मे लगाया, तो इस चीज़ को पॉइंट आउट किया गया उमैर नियाज़ी साहब की जानिब से और उसकी हद तक जो किया गया, उसमें वजह सिर्फ ये थी कि जो जुडिशियल ऑफिसर होता है, उसके ऊपर लोगों को ज़्यादा एतमाद होता है और इस बात की ट्रांसपेरेंसी का ज़्यादा इम्कान होता है, क्योंकि आजकल आपको पता है कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ तरह के पॉलिटिकल क्राइसिस हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए ये एक रिक्वेस्ट की गई थी कि अगर जुडिशियल अफसरान से ही करवाया जाए, जिस तरह से पहले होता था, रिटर्निंग ऑफिसर वो बनते हैं तो उसी तरह से करवाया जाए, तो जिसको लाहौर हाई कोर्ट ने एक्सेप्ट किया, क्योंकि उनकी एक ट्रेनिंग भी होती है। ये देखें कि इनको तो अभी ट्रेनिंग दी जा रही है कि आपने किस तरह से करवाना है, तो आप इसकी ट्रेनिंग पे भी एक्सपेंस कर रहे हैं और आप उनको मैनेज कर रहे हैं, जबकि इससे पहले जुडिशियल अफसरान ने बहुत सारे इलेक्शन करवाए हैं और होते रहे हैं। तो इस चीज़ को पॉइंट आउट किया गया था, जिसपे उन्होंने इलेक्शन कमीशन का लाहौर हाई कोर्ट ने जस्टिस अली बाकर नजफी साहब ने वो नोटिफिकेशन जो है वो सस्पेंड कर दिया, जिसको आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो लाहौर हाई कोर्ट का जो नोटिफिकेशन है, उसको ऑर्डर है, उसको कलअदम करार दे दिया। जो 13 दिसंबर को ऑर्डर हुआ था लाहौर हाई कोर्ट का, उसका उन्होंने कलअदम करार दे दिया और उन्होंने यही कहा है कि इलेक्शन कमीशन की ये स्वाबदीद है, वो जिस तरह से चाहें वो इलेक्शन करवा सकते हैं। और साथ ही साथ बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब को जो तौहीन अदालत का नोटिस भेजा है, बिल्कुल वो समझ से बालातर है। देखें कि उन्होंने कहा जी कि हालांकि उन्होंने तो किसी अदालत की तौहीन नहीं की, जबकि उनका चीफ जस्टिस साहब के मुताबिक ये है कि उन्होंने इलेक्शन प्रोसेस में रुकावट डालने की कोशिश की गई है। तो अगर यही एलिगेशन है तो ये तो पीडीएम गवर्नमेंट ने भी 16 माह की गवर्नमेंट रही है, उसके बाद 14 मई का कहा गया था, उस वक्त कोई किसी किस्म का तौहीन अदालत का नोटिस नहीं जारी किया गया और एक वकील को पिटीशन डालने से इस तरह का नोटिस जारी करना, तो ये खैर सुप्रीम कोर्ट जो है वो मदर ऑफ ऑल कोर्ट है, हमें मजबूरन उनका फैसला एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा, ये तो साफ जाहिर है, पेश भी होना पड़ेगा, लेकिन ये कोई मुनासिब फैसला नहीं हुआ सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। और आप देखें कि ये एक मुतनाज़ा किस्म का फैसला है। एकदम से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी हाँ, अब इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को ये भी देखना चाहिए कि इलेक्शन ट्रांसपेरेंट भी होने चाहिए। ये कहते हैं कि 90 दिन में ट्रांसपेरेंट इलेक्शन है। ये नहीं है कि आप इलेक्शन करवा दें जी, इलेक्शन करवा दें, उसका कुछ जो उसके लवाजमात होते हैं वो भी पूरे करने होते हैं। और इसमें पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी थी, उनको भी नहीं सुना गया आज, और उमैर नियाज़ी साहब को तौहीन अदालत का नोटिस भेज दिया गया, जो कि जिसकी हम मज़म्मत करते हैं, क्योंकि वकील ने अच्छा केस भी करना होता है, बुरा केस भी करना होता है, हर तरह के मामला। अगर किसी वकील को पिटीशन डालने पे तौहीन अदालत का नोटिस भेजा जाएगा तो ये बिल्कुल गैर मुनासिब चीज़ है। और उन्होंने, आप देखें कि ना हाई कोर्ट की तौहीन की है, ना किसी और इदारे की तौहीन की है, ना ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तौहीन की है। तो ये
एक आप कह लें कि मुनासिब फैसला नहीं आया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। बिल्कुल सर, दूसरा दूसरा आपने ये भी देखा हो कि जो पीटीआई की एक खातून वकील वहां पहुंची भी थी सुप्रीम कोर्ट में, जब ये समाअत जारी थी, कुलविशा यूसुफजई, तो उनको भी तज़हीक आमेज गुफ्तगू करके, तज़हीक आमेज लहजे में उससे बात करके चीफ जस्टिस ने उसको रोस्टम से हटा दिया और कहा कि पीछे हट जाओ वरना तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। तो बहरहाल अदालत ने जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला था उसको मुअत्तल भी किया और अदालत ने भी करार दिया जो गैर मामूली हालात और आईनी जिम्मेदारियों की वजह से अपील जो है उसके ऊपर हुक्मनामा जारी कर रहे हैं और रिटर्निंग अफसरान से मुताल्लिक जो नोटिफिकेशन था वो भी बहाल किया है और ये कहा है कि 8 फरवरी को ही इंतखाबात होंगे और हर सूरत होंगे, बाकी जो है वो जो अब इबाम था अदालत ने कहा वो दूर करें। लेकिन इस तरह का, जिस तरह आप खुद कह रहे हैं कि जब साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं होंगे तो फिर इस तरह के इंतखाबात को मानेगा कौन? ये तो बिल्कुल क्लियर कट बात है। सर यही तो बात है। देखें, ये वही जस्टिस अली बाकर नजफी हैं जिन्होंने मॉडल टाउन में जब 14 कत्ल किए गए थे तो उसकी जुडिशियल इंक्वायरी की थी। आज तक वो जुडिशियल इंक्वायरी पब्लिश नहीं हुई, जिन्होंने ये फैसला दिया है लाहौर हाई कोर्ट का। तो इस तरह से ऑनरेबल जजेस को नहीं करना चाहिए। आप देखेंगे जिस तरह एक फीमेल एडवोकेट अपीयर हुई है, वो रिक्वेस्ट करना चाह रही थी कि आप एक एडजर्नमेंट दे दें ताकि हमारे जो वकला हैं, जो उमैर नियाजी साहब हैं, वो भी अपना मौक़िफ़ पेश कर सकें। लेकिन एकदम से अदालत का लगना, ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ गई थी? 14 मई को भी तो वायलेट हुआ है, जब कहा गया था कि 30 अप्रैल को इलेक्शन बनते हैं और 14 दिन मजीद दे दिए गए थे, तो फिर क्यों नहीं उस वक़्त इलेक्शन हुए? तो यहाँ पे एकदम से अगर वकला की इज़्ज़त को इस तरह से तार-तार किया जाएगा, ये मैंने अपनी नौयत का पहला केस अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि एक वकील को इस बात पे तौहीन अदालत का नोटिस मिला है कि भई तुमने पिटीशन क्यों फाइल की? अगर वो पिटीशन गैर मुनासिब थी, तो फिर क्या वो जज ने भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की है? उसको हाँ, भी तो नोटिस जजेस को भी देना चाहिए था। जजेस को भी फिर इसी तरह का नोटिस जारी कर देते तौहीन अदालत का, फिर छोड़े नहीं किसी बात को। उसको भी भेज दें क्योंकि उसने तो फैसला कर दिया। उसको भी बुला लें, इसे भी बुला लें। तो ये बिल्कुल एक गैर मुनसिफाना फैसला था, जिसकी वकला कम्युनिटी में इसको बड़ी आप कह लें कि इंसानियत सोच फैसला इसको करार दिया गया वकला कम्युनिटी में। जी। तो सर जिस तरह शेर अफजल साहब की गिरफ्तारी भी अमल में आई, तो क्या लाहौर में कोई इस तरह का सेंटीमेंट है कि बस विकला तारीख शुरू होने वाली है? दूसरा कहा जा रहा है कि शेर अफजल मरवत को धोखे से पुलिस ने बाहर बुलाया और यहाँ से घसीट के गिरफ्तार करके ले गई। तो ये क्या था? आपने खुद क्या देखा वहां पर? देखिए, मैं शायद भाई सारा दिन वहाँ पे मौजूद था। सबसे पहले तो मैंने वो जो शेर अफजल मरवत साहब थे, वो पंजाब में हमारे मेहमान थे। पाकिस्तान मिलिट्री कोर्ट का जो फैसला, इससे पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो मिलिट्री कोर्ट का फैसला बहाल किया है कि सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में चलेगा, उस हवाले से एक एहतजाजी कॉल की गई थी लाहौर हाई कोर्ट में। एक वकला कन्वेंशन अरेंज किया गया था, जो वहाँ पे एहतजाज एहसन साहब, लतीफ खोसा साहब और दीगर सीनियर एडवोकेट्स वहाँ पे मौजूद थे। जहाँ पे जो मेहमान खुसूसी के तौर पर कह लें कि शेर अफजल मरवत साहब को इनवाइट किया गया था और वहाँ पे उन्होंने अपने ख्यालात का इज़हार किया। और आप देखें कि ये जजेस साहबान खुद भी सिविलियन हैं और आप एक सिविलियन का किस तरह से मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल कर सकते हैं? और यही चीज़ें अगर ट्रायल वहाँ पे ही होने हैं, इस तरह के मामलात के, तो फिर आप ये अदालतें बंद कर दें। ये सारी अदालतें, क्योंकि जब तक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 जो भुट्टो साहब ने दिया था वो मौजूद है, वो हमें बीइंग अ लॉ स्टूडेंट हमें मजबूर करता है हमारे फंडामेंटल राइट के बारे में कि हम उस पर आवाज उठाएं। हम नहीं मान सकते, हम अरेस्ट एंड डिटेंशन पे भी आवाज उठाएंगे और जो जहां पे भी उसकी वायलेशन होगी हम वहां पे आवाज उठाएंगे। तो बात यह है कि मिलिट्री कोर्ट जो है उसको, उसका तो ना कोई जज का पता होता है, ना उसकी प्लेस ऑफ सिटिंग होती है, ना उसका कोई और पता होता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक अदालत का कमरा मुख्तस होता है, एक जगह मुख्तस होती है, पब्लिक प्लेस होती है जहां पे पब्लिक को अलाउ किया जाता है। इस तरह से थोड़ी होता है कि जिसका कोई पता ही नहीं है वहां पे इंसाफ के बहुत सारे जो आप कह लें एसेंशियल है वो इग्नोर होते हैं। अब शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से बात की जाए तो इसी तरह का एक कन्वेंशन वहां पे अरेंज किया गया था और उन्होंने तमाम तर मुकदमात में बेल थी। जो आपने बात की कि वकला के होते हुए वो किस तरह से अरेस्ट किए गए या उनको किस तरह से वकला वहां पे नहीं सेव कर सके, तो ये किसी के ज़हन में ये बात नहीं थी कि उनको इस तरह से अरेस्ट कर लिया जाएगा, क्योंकि वो एक फौजदारी मामलात में एक्सपर्ट वकील है और वो अपने मामला जानते हैं। उन्होंने तमाम तर मुकदमात में जमानतें हासिल की हुई थी, वो बेल पे थे। और पंजाब में तो वो पंजाब के सिटीजन ही नहीं है, वो तो केपी का उनका रेजिडेंस एड्रेस है। देखिए पंजाब में उनके ऊपर जो एलिगेशन लगाया गया, बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है कि 14 दिसंबर को जिस दिन वो लाहौर हाई कोर्ट आए, उसी दिन डीसी लाहौर को इत्तला मिलती है, उसी दिन कमेटी बनती है और कमेटी में डीसी साहब ने अपना फाइंडिंग भी दे दी, जो एमपीओ के तहत गिरफ्तार किया गया कि जनाब शेर अफजल मरवत साहब जो है उन्होंने सरकारी बिल्डिंगों को जलाना था।
आप अंदाजा करें। अच्छा। सर यही एलिगेशन पहले एकदम से उनको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वो कैसे हुए हैं कि जब ये कन्वेंशन हो गया, शेर अफजल मरवत साहब जा रहे थे, वापस जा रहे थे, लतीफ खोसा साहब भी चले गए, एतजाज अहसन साहब भी चले गए, लेकिन वहां पे मौजूद इंसाफ लायर फोरम और यंग वकला जिनकी एक एसोसिएशन थी, उन्होंने उनको जबरदस्ती वहां पे बिठा लिया। हालांकि शेर अफजल मरवत साहब ने कहा कि मेरी ऑफिशियली आप लोगों से मीटिंग नहीं है इंसाफ लायर फोरम ने, लेकिन वो आप कह लें कि मोहब्बत में या एक लीगल कम्युनिटी का, लीगल फ्रेटर्निटी का एहतराम करते हुए वहां पे बैठ गए। अब वहां पे जब बैठे हैं, वहां पे एक पर्सनल हमारी गुफ्तगू की होती रही है, कुछ लोग तस्वीरें बनाते रहे हैं, वहां पे पर्सनल उनकी गुफ्तगू होती रही है, जिस तरह से एक बार मेंबर दूसरी बार में जाता है और यहाँ पे जो लोग थे उनको एज ए गेस्ट उनको वेलकम करते रहे। जब वो 4:30 बजे के करीब यहाँ से निकले तो सारे वकला जा चुके थे, सिर्फ 10 से 12 वकले थे जो कमेटी रूम में उनके साथ बैठे हुए थे। तो वो जब उनको साफ करने के लिए इवन के कैबिनेट हाई कोर्ट बार भी वहां पे उस वक्त मौजूद नहीं थी, तो जब उनको सी ऑफ करने के लिए गेट पे पहुंचे हैं तो वहां पे तकरीबन 4 से 5,000 पुलिस एहलकार, जिन्होंने शेर अफजल मरवत साहब की गाड़ियों के आगे पीछे पुलिस वैन लगा दी थी और उनकी गाड़ियों निकलने के लिए उनका रास्ता ब्लॉक कर दिया था। और वो जब निकले वहां से तो निकलने साथ ही इन्होंने उनको अरेस्ट करने की कोशिश की है, जिसपे शेर अफजल मरवत साहब ने कहा वो चाहते तो वो हाईकोर्ट से बाहर ना आते, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं बात करता हूँ, मेरे ऊपर कोई एफआईआर नहीं है, मेरे ऊपर किसी किस्म का कोई मुकदमा नहीं है, मैं मुकदमा में बेल आउट हूँ, मेरे पास तमाम ऑर्डर्स मौजूद है, बेल ऑर्डर्स मौजूद है, तो मैं एसपी साहब को कन्विंस करता हूँ। वो कन्विंस करने के लिए बाहर निकले, तो जिस तरह से उनका गिरेबान पकड़कर उनका ब्लैक कोट को तार तार किया गया है और यूनिफॉर्म की धज्जियां उड़ाई गई हैं, वो आपके सामने है। और मैं तो कहूंगा कि ये जबरी अगवा है, ये गिरफ्तार थोड़ी है। यहाँ पे पंजाब में उसने कौन सी कोई वायलेशन की थी? और उसके बाद उसी डेट का 14 दिसंबर का एक एमपीयू को ऑर्डर लगा के दे दिया कि हमें ये एक्सपेक्टेड था, हमें ये थ्रेट था कि ये सरकारी इमारतें यहाँ पे कुछ लोगों को इकट्ठा करके जलाएंगे। अब लाहौर हाई कोर्ट में वो कन्वेंशन पे आए, यहाँ पे कौन सी इमारत उन्होंने जलाई? क्या वो लाहौर हाई कोर्ट को जलाने आए थे? ठीक है, इससे पहले कौन सी इमारतें जलाई हैं? तो इससे हमारी जो देखें, हम तमाम इदारों की रिस्पेक्ट करते हैं। आपने देखा होगा कि हमने कभी भी इससे पहले मुझे भी कभी पीटीआई पे या पॉलिटिकल टॉपिक पे इश्यूज पे बात करते हुए नहीं देखा होगा, लेकिन इस चीज से हमारे दिलों में नफरत है और गुस्सा है, क्योंकि एक जी अब आगे क्या होगा सर? आगे क्या होगा? अब रिहाई कैसे अमल में आएगी? सर रिहाई के लिए लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस शहराम सरवर चौधरी साहब की अदालत में हमने एक आईनी पिटीशन लगाई है कि उनको विदाउट एनी लीगल जस्टिफिकेशन अरेस्ट किया गया और उसमें तमाम तरह हमने डॉक्यूमेंट अटैच किए हैं कि उनकी तमाम तरह मुकदमात में बेल है और उसके बावजूद फिर डीसी लाहौर ने एक जाली फर्जी ऑर्डर करते हुए उनको अरेस्ट किया और इस तरह से अरेस्ट किया जिस तरह किसी दहशतगर्द को किया जाता है, जिसपे ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट ने मंडे वाले दिन तलब किया है इन पर्सन डीसी लाहौर को और आईजी पंजाब को और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को कि वो इस चीज का आकर जो है वो जवाब दें कि किस तरह से उन्हें इन्फॉर्मेशन मिली और किस बेसिस पे उनको नजरबंद किया गया है। इसके अलावा अभी लाहौर में वकला के अंदर बड़ा आप कह लें कि नफरत और गुस्से का एलिमेंट है इस हवाले से, क्योंकि यूनिफॉर्म को जिस तरीके से हमला किया गया, अगर आपने अरेस्ट करना है आप अनारकली से कर लें, आप मोटरवे से कर लें, किसी और जगह, लाहौर हाई कोर्ट की प्रेमिसेस के अंदर से बिल्कुल उसके अहाता से गिरफ्तार करना, इससे और यूनिफॉर्म को जिस तरह से तार तार किया गया, इससे बहुत ज्यादा नफरत है, जिसपे कल लाहौर बार एसोसिएशन की हमारी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कैबिनेट है, जो एशिया की सबसे बड़ी बार है, जहाँ पे तकरीबन 37,000 वकला प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसकी कैबिनेट ने यूनानिमसली डिसाइड किया है, इजलास मुनक्कद हुआ है और डिसाइड किया कि कल लाहौर में किसी जज साहब को और किसी पुलिस ऑफिसर को वहां पे अंदर एंटर नहीं होने दिया जाएगा। और ये क्लियर मैसेज है प्रेसिडेंट लाहौर बार एसोसिएशन राना इंतजार साहब की जानिब से कि जिस तरह से शेर अफजल मुरव्वत साहब के गिरेबान पर हाथ डाला गया, अगर उनको 24 घंटे के अंदर अंदर रिलीज ना किया गया फिर इसी तरह से हम इनके गिरेबान पर हाथ डालेंगे। हम ये नहीं करना चाहते, हम इदारों की रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन जिस तरह से अगर हमारी डिग्निटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा तो फिर देन हम भी इनकी डिग्निटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। एक्सपेक्टेड यही है कि लाहौर हाई कोर्ट से हमें बहुत सारी तवक्कुआत हैं और कैबिनेट हाई कोर्ट जो है वो भी जाती तौर पर इस मामले को देख रही है और पाकिस्तान के सीनियर वकला भी, तो मंडे वाले दिन बड़ी पॉसिबिलिटी है कि शेर अफजल मरवत साहब को रिहा कर दिया जाएगा। चलिए सर, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया।
उम्मीद ये है कि जिस तरह वकला की तस्दीक की जा रही है, ये कम से कम नहीं होगी, क्योंकि वकला जब बिफर जाते हैं तो फिर किसी के कंट्रोल में नहीं आते। माजी जो है वो गवाह है इस बात का कि बड़े-बड़े डिक्टेटरों को साइड पे किया वकला ने, और वकला ने कामयाब डेमोक्रेसी लाकर वो कामयाब भी हुए। और जी, मैं नाज़िम, मैंने आपको इंटरप्ट किया, मैं एक बात करूँगा। मैंने बहुत सारे लोगों को ये बात करते हुए सुना कि वो तो पीटीआई के बारे में कोई बात भी नहीं कर रहे थे। भाई मैं यहाँ पे ये बात आपके प्लेटफ़ॉर्म पे करना चाहता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान हमें आर्टिकल 17 ये कहता है कि हर सिटीज़न को वोट डालने का हक है, अपनी मर्ज़ी की पार्टी बनाने का हक है, उसे सियासी एक्टिविटीज़ करने का हक है। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान हमें देता है, ये कोई गैर कानूनी काम नहीं है। और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को किसी पाकिस्तान के इदारे ने, फेडरल गवर्नमेंट ने या किसी इदारे ने कालादम जमात करार नहीं दिया। वो कोई दहशतगर्द जमात नहीं है। और क्यों ना हम उसका झंडा निकालें, क्यों ना हम उसके ऊपर बात करें, या हमारा कोई वकील भाई अगर अपना फंडामेंटल राइट यूज़ कर रहा है, कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी कर रहा है, तो हम उसका हमारी बार उसका तहफ़्फ़ुज़ करेगी। क्योंकि ये बार की ज़िम्मेदारी है कि अपने वकीलों का जो बुनियादी हक है उसका तहफ़्फ़ुज़ करना, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ने हमें ये राइट दिया है। या तो ये कॉन्स्टिट्यूशन खत्म कर दें, या हमें अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन खत्म कर दें तो हम हर बात इनकी मानने के लिए तैयार है। जब तक ये कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है तो फिर हम इनको घसीट कर इस कॉन्स्टिट्यूशन के दायरा कार में लाएंगे और उससे बाहर नहीं जाने देंगे। यही हमारा एतराज है। बाकी हम तमाम इदारों के लिए सॉफ्ट एंड सेट व्यू रखते हैं, लेकिन जब हमारी इज्जत पर हाथ डाला जाएगा तो फिर हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और इसमें मैं भी ये कहूंगा कि मैं भी शेर अफजल मरवत हूँ। अगर आपने गिरफ्तार करना है तो मुझे भी गिरफ्तार करें। हम में से कोई भी शख्स लाहौर में से, बल्कि पूरे पंजाब में से गिरफ्तारी से, इस तरह की गिरफ्तारी से बिल्कुल भी नहीं डरेगा और पीछे नहीं हटेगा किसी भी जो है स्टेप के लिए। बहुत शुक्रिया। आप बिल्कुल बेहतरीन बात की, क्योंकि देखें जी, वकला को आइन का मुहाफिज भी समझा जाता है, वकला को जमहूरियत का मुहाफिज समझा जाता है, वकला को अवाम का मुहाफिज समझा जाता है, इदारों का मुहाफिज समझा जाता है। लेकिन जब वकला पे हाथ डाला जाएगा तो यकीनी तौर पर कोई भी वकील, खासतौर पर जो वकील की यूनिफॉर्म में, वो बर्दाश्त नहीं करेगा। तो ये इदारों को सोचना चाहिए, हमारे तमाम वो इदारे जो इज्जत के काबिल हैं, तमाम लोग उनकी इज्जत करना चाहते हैं, लेकिन इस तरह की बात जब होगी तो फिर यकीनी तौर पर उनके ऊपर तनकीद भी होगी, लोग बात भी करेंगे। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया, इंतहाई अहम बातें बताई। इंशाल्लाह फिर एक साथ होंगे किसी और मौजू पे। आप सबका अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।